चलो देखो, तो हम क्या है ओसवाल्ड वोकर मेथड कर रहे थे जैसे, ठीक है, हमने बोला था कि ओसवाल्ड वोकर मेथड क्या है, मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। चलो देखो, हाँ, अब देखो, अब हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं, देखो हमने ओसवाल्ड वोकर मेथड पढ़ा था, मैंने ना रिलेटिव उसकी वो निकाल ली थी, ठीक है, मेरे पास रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आ गया था, जो मुझे पता है कि क्या होता है, डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल टू weight of the solute into molar mass of the solvent divide by molar mass of solute into weight of solvent। ठीक है, ये चीज होती है हमारी। ठीक है, अब चलो देखो, अब मैंने क्या कहा था कि हमसे ना कोशिश, मतलब वो करता क्या है, हम इसको यूज करते हैं कोरिलेटिव प्रॉपर्टीज को मॉलिक्यूलर मासेस को मेजर करने के लिए, यानी वो M2 पूछेगा हमसे, ठीक है, जिसके लिए वो क्या है सारा डाटा देगा, तो हमें ये एक्सपेरिमेंट हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मैंने बस वही बताया था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ जो वेपर प्रेशर है वो एक्सपेरिमेंटली कैसे निकाली जाती है, ओसवाल्ड एंड वोकर मेथड से। ठीक है, ओसवाल्ड एंड वोकर मेथड से। तो देखो कैसे हम बात कर रहे हैं, कैसे मैंने बोला, देखो मैंने तुम्हें ये बता दिया था कि यहाँ पे हमने क्या लिया है, इन 3 बल्ब में हमने सोल्यूशन लिया है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, प्योर सॉल्वेंट लिया है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया है, मतलब यूट्यूब के अंदर हमने क्या लिया है, कैल्शियम क्लोराइड लिया है, जो कि क्या करेगा, वाटर को एब्सॉर्ब करेगा। चलो ठीक है, यहाँ से मैं ड्राई एयर डाल रहा हूँ, ड्राई एयर का मतलब हो गया जिसमें क्या है पानी वगैरह कुछ भी नहीं है, वाटर वेपर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, वो यहाँ से आई, ठीक है, वो सोल्यूशन से होते हुए यहाँ गई। ठीक है, अब जब वो यहाँ गई, देखो जब वो ये सी पास पे, जब वो यहाँ गई, ठीक है, तो वो क्या होगी, ड्राई एयर ने क्या किया होगा, ठीक है, ड्राई एयर ने क्या किया होगा हमारा कि वो वेपर्स को एब्जॉर्ब किया होगा। ठीक है, ड्राई एयर ने क्या किया होगा, वेपर्स को एब्जॉर्ब किया होगा, हमारे जो भी सोल्यूशन के वेपर्स, जो सॉल्वेंट के वेपर्स बने थे, उसने क्या है वो एब्जॉर्ब करके लेके आई होगी साथ में। तो यहाँ पे जो सी भी आई, जो एयर वो ड्राई नहीं रही, वो क्या हो गई, मॉइस्ट एयर हो गई। और वो मॉइस्ट एयर ऐसी नहीं है कि वो पार्शली मॉइस्ट हुई है, ठीक है, पार्शली मॉइस्ट हुई है। ठीक है, ये चीज हुई थी हमारी। तो मैंने क्या बोला था कि देखो, मैंने इनिशियली इसका वे कर लिया था कि ये सोल्यूशन क्या है, वेपर्स के साथ कितना वेट कैरी करके बैठा हुआ है। ठीक है, और फिर जब मैंने इसमें से एयर पास करी, तो ऑब्वियसली बात है, एयर क्या कर रही है, अपने साथ कुछ वेपर्स को लेके जा रही है, तभी ये पार्शली मॉइस्ट एयर बनी है। तो इसके वेट में क्या हो गया, लॉस हुआ होगा, क्योंकि वेपर्स चले गए तो वेट में लॉस हुआ होगा इसका। तो वो लॉस कितना हुआ वेट में, वो मैं बता रहा था तुमको कि वो लॉस जो हुआ है वेट में, वो किसके प्रोपोर्शनल है, प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन के प्रोपोर्शनल है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सुनो, देखो एयर क्या है, वेपर्स को लेके जा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से लॉस हो रहा है। वेपर्स कितने जाएंगे, ये डिपेंड करेगा कि वेपर प्रेशर कितना है, क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ज्यादा वेपर्स बनेंगे, ज्यादा वेपर्स वो लेके जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली जितना भी लॉस होगा, मतलब लॉस क्या है, ज्यादा लॉस का मतलब क्या होगा कि ज्यादा वेपर्स गए हैं, ज्यादा वेपर्स गए का बनने का मतलब क्या है कि हमारा ज्यादा वेपर प्रेशर था वहां पे। ठीक है, ये चीज थी। तो बस सीधा सीधा ये बताया कि सोल्यूशन बल्ब के अंदर जो लॉस होगा वेपर्स का, ठीक है, जो लॉस होगा वेट का, सॉरी, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वेपर प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा वो। ठीक है, वो हमारा किसके प्रोपोर्शनल होने वाला है, वो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन के प्रोपोर्शनल होने वाला है। यहां तक क्लियर है ये चीज? ठीक है, यहां तक पहला स्टेप हुआ। अब जब उसी एयर को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से थ्रू क्या कर रहा हूँ, सॉल्वेंट वाले बल्ब के पास करवा रहा हूँ, यहाँ से आई, वो सॉल्वेंट के थ्रू गई यहाँ पे, और यहाँ से गई। अब अगर मान लो यही चीज मैं अगर यहाँ करता, अगर मैं यही चीज यहाँ करता कि देखो यहाँ से मान लो ड्राई एयर लेके आता, पहले अभी इसको छोड़ो, अभी इसको हम नहीं देख रहे, इसको अभी हम बाद में देखेंगे। पहले ऐसे ज्यूम करो, अगर मैं ड्राई एयर लेके आता, तो ड्राई एयर क्या करती, यहाँ से वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करती, मतलब सॉल्वेंट के वेपर्स को एब्जॉर्ब करती, यहाँ वो क्या बन जाती, मॉइस्ट एयर बन जाती। तो यहाँ पे भी वेट का लॉस होता, यहाँ पे भी वेट का लॉस होता, जो वो किसके प्रोपोर्शनल होता, पी नोट के प्रोपोर्शनल होता कि नहीं होता। ठीक है, पी नोट के प्रोपोर्शनल होता, क्योंकि जितना ज्यादा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होगा, उतने ज्यादा वेपर्स बनेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन बस दिक्कत क्या हुई, यहाँ पे ड्राई एयर नहीं आई है, यहाँ पे ड्राई एयर नहीं आई है, यहाँ पे कौन सी एयर आई है, बेसिकली ऊपर से कौन सी एयर आ रही है हमारी, पार्शली मॉइस्ट एयर आ रही है। ठीक है, पार्शली मॉइस्ट एयर आ रही है। ठीक है, ये चीज हो गई। तो अब जो यहाँ पे लॉस होगा ना, जो यहाँ पे लॉस होगा, वो लॉस किसके प्रोपोर्शनल होगा, पी नॉट माइनस पी एस के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस के प्रोपोर्शनल होगा, जो प्योर सॉल्वेंट वाले बल्ब में लॉस होगा वेट का। ठीक है, ये चीज रहेगी हमारी। वाला जो वेक्टर है वो कहाँ चला जाएगा? स्पेस कैसे सर, ये बताना एक बार सर। हाँ, तुम इसको इसको ऐसे देख लो, रुको एक मिनट,
पी नॉट माइनस पी एस, ये हो जाएगा हमारा। हाँ देखो अब इसमें कैसे लॉस हुआ वो देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे समझ लेते हैं देखो कि हाँ जैसे मान लो एक ट्रेन आ रही है, मान लो ठीक है, एक ट्रेन आ रही है, ठीक है। वो ट्रेन क्या है, पीछे से मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है, 15 जनों को होल्ड करने की कैपेसिटी है, ठीक है। वो पीछे से क्या है, 4 जनों को बिठा के लेके आ रही है, ठीक है। अभी मान लो अगर खाली ट्रेन आती तो वो 15 के 15 यहाँ से ले जाती, अगर वो खाली ट्रेन आती तो वो 15 के 15 यहाँ से ले जाती, यानी पी नोट की वैल्यू कितनी है, 15 मान ली हमने, ठीक है। यानी जितने भी वेपर प्रेशर होता, मतलब पी नोट का ऐसे ज्यूम कर लेते हैं कि 15 वेपर्स को ले जाती वो बेसिकली, ठीक है। तो 15 हमने मान लिया कि 15 जनों को ले जाती वो, लेकिन अभी क्या हो रहा है, पीछे से भर के आ रही है, ठीक है, 4 बंदों को लेके आ रही है। अगर वो क्या साउंड की दिक्कत हो रही है क्या? नो सर, सर एवरीथिंग किसी के पीछे से आ रही है साउंड बड़ी जी। किसी के बच्चे की आ रही है सर, किसी ने माइक ऑफ नहीं कर रखा अपना। ये अच्छा, आयुष राज। आपकी सही आ रही है सर। चलो ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ ऐसा एज्यूम कर लो कि पीछे से जैसे ट्रेन आ रही है, ठीक है, उसके 15 जानों की कैपेसिटी है रखने की, वो क्या है सिर्फ मतलब कि पीछे से 4 जानों को लेके आ रहा है, तो वो यहाँ से बेसिकली कितने बंदों को बिठाएगा अपने साथ? 11 को बिठाएगा सर। 11 को बिठाएगा, यानी वो 11 को बिठाएगा बेसिकली, यानी 11 क्या आया, 15 माइनस 4। यानी ये प्योर का था कि प्योर अगर होता तो 15 जाते, लेकिन पीछे से आ रही है तो पीछे से आ रही है, तो पीछे से आने की वजह से क्या हो गए, 11 हो गए, ठीक है। पीछे से 4 आ रहे हैं, उसकी वजह से क्या है, 11 ही बैठ पा रहे हैं। अगर पीछे से मान लो 10 आ जाते तो कितने बैठ पाते, 5 बैठ पाते कि नहीं बैठ पाते? यस सर। अब तुम एक बात नोट करो, ये जो डिफरेंस आ रहा है, अगर कुछ नहीं होता और अगर पीछे से आ रहे होते, अगर ये डिफरेंस ज्यादा है, और देखो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है, एक बार 11 है एक बार 5 है, अगर ये डिफरेंस ज्यादा है तो मुझे ये बता ज्यादा लॉस नहीं हो गया इसका मतलब सोलवेंट में से? अगर सोलवेंट के 11 जाके बैठे हैं तो सोलवेंट का लॉस, वेट लॉस ज्यादा नहीं होगा इसमें? यस सर। ये समझ में आई कैसे बताना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। मतलब मैं ये कह रहा यस हूँ सर। कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कहाँ से ऑक्यूपाई करवाएगा, वो सोलवेंट से करवाएगा। अगर जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है, वो सोलवेंट से क्या करवाएगा, ऑक्यूपाई करवाएगा और फिर आगे जाएगा, तो सोलवेंट को उतना ही ज्यादा लॉस होगा। वही चीज हो गई यहाँ पे। यहाँ पे मैंने वही चीज बोली कि फिर से देख लो एक बार कि मैंने क्या बोला कि मान लो इसकी पूरी कैपेसिटी कितनी थी, 15 सोलवेंट 15 वेपर्स को होल्ड करने की थी। पीछे से वो क्या कर रहा है, 4 वेपर्स लेके आ रहा है, ठीक है, पीछे से 4 वेपर्स लेके आ रहा है, तो यहाँ नेट वो कितने उठाएगा, 11 उठाएगा सोलवेंट से, ठीक है। अब इसकी कैपेसिटी क्या थी, 15 वेपर्स की थी, पीछे से क्या लेके आ रहा है, वो 10 लेके आ रहा है, तो अब कितने उठाएगा, 5 उठाएगा, ठीक है। 15 की कैपेसिटी थी यहाँ, मतलब कि 15 की कैपेसिटी थी, पीछे से कितने लेके आ रहा है, वो 12 लेके आ रहा है, यहाँ से कितने उठाएगा, 3 उठाएगा। अब तुम ये देखो जहां डिफरेंस ज्यादा है 15 माइनस 4, ये जो अभी एक्चुअल में पी नोट का और ये जो पीछे से आ रहा है सोल्यूशन का, यहाँ जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, जैसे यहाँ 11 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो जहाँ 11 है वो 11 चीजें उठाएगा, तो लॉस भी तो जहां वहां ज्यादा आएगा ना, लॉस भी तो वेट के अंदर वहां ज्यादा आएगा, 11 हो गया, ठीक है। अगले वाले में केस में क्या है, 5 का वो हो रहा है, मतलब क्या कह रहे हैं, 5 वो उठा रहा है, तो लॉस भी क्या है, कम आएगा, ठीक है। और अगली बार में 3 है तो उससे भी कम आएगा। तो यही मैंने चीज बोली कि प्योर सोलवेंट के बल्ब में जो लॉस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, पी नोट माइनस पी एस के, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करेगा, पी नोट माइनस पी एस के। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। चलो यस अब सर। देखते हैं, अब देखते हैं आगे देखते हैं। चलो देखो, अब मैंने क्या बोला कि जो टोटल लॉस होगा मेरा, ठीक है, टोटल जो लॉस हुआ है एक्चुअल में वेट का, वो कहाँ से हुआ है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो टोटल लॉस होगा, वो टोटल लॉस होगा मेरा कितना सोलवेंट, मतलब कि कितना सोल्यूशन से लॉस हो रहा है और कितना मतलब कि सोलवेंट से लॉस हो रहा है। सोल्यूशन का जो लॉस हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, पी नोट के, सॉरी पी एस के, सॉरी, ठीक है। और जो सोलवेंट से लॉस हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, पी एस माइनस पी नोट माइनस पी एस के। ये चीज हो गई। तो जो टोटल लॉस है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है मेरा, बेसिकली जो टोटल लॉस है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, पी नोट के प्रोपोर्शनल आ रहा है। ये चीज हो गई हमारी, ये चीज हो गई। अब देखो अब क्या हुआ, थर्ड स्टेप में चलते हैं। यहाँ से वो सारी एयर आ गई, ठीक है, सारी एयर आ गई, वो गैस कहाँ गई, यहाँ गई, कैल्शियम क्लोराइड में ट्यूब में गई, यहाँ गई वो। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, अगर वेपर जो है वाटर की है तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड का पहले वे किया है जब उसने कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रखा, फिर एक बार दोबारा वे किया जब उसने वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लिया। तो दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो क्या देगा हमें, वेपर प्रेशर देगा प्योर सॉल्वेंट का कि नहीं देगा, वो वेपर प्रेशर देगा प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। मतलब जो भी लॉस हुआ है टोटल, वही तो इसने गेन किया होगा कि नहीं किया होगा। यहाँ से एक चीज ध्यान रखना, हाँ यहाँ से एक चीज ध्यान रखना, देखो जो भी टोटल लॉस हुआ है
वही तो कैल्शियम क्लोराइड ने गेन किया है ना। जो भी यहाँ पे कमी आई है, यहाँ पे मान लो 10 वेपर्स वो उठा के ले गया, यहाँ 5 उठा के ले गया, तो 15 के 15 वेपर्स उसने यहाँ एब्जॉर्ब किए है ना। ठीक है, तो बेसिकली जो टोटल लॉस हुआ है वो किसके प्रोपोर्शनल है, पी नोट के। यानी जो गेन हुआ होगा, गेन इन यू ट्यूब, ठीक है, गेन इन यू ट्यूब ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो पी नोट के प्रोपोर्शनल होगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, ये चीज हो गई हमारी। ठीक है, अब देखो, अब हम ये चीज बोल रहे थे कि देखो हमें क्या है, एक्सपेरिमेंटली क्या फाइंड करना था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP लिख रहा हूं मैं। ये कैसा था, डेल्टा P बाय P नोट था, और क्या होता है, P नोट माइनस PS बाय P नोट होता है। ठीक है, अब मुझे देखो, अगर मैं इक्वेशन 1 को देखूं, ठीक है, और इक्वेशन देखूं मैं 2 को या 3 भी ले सकता हूँ, कहीं तुम सोचो, क्योंकि 2 और 3 दोनों ही P नोट देगी मेरे को। ठीक है, मैं 2 और 3 को ले सकता हूँ। देखो, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो, लॉस इन वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट बल्ब, लॉस इन वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट बल्ब, ठीक है, डिवाइड बाय, क्या लिख सकता हूं, गेन इन वेट ऑफ यू शेप ट्यूब। कितना वेट उसने किया, तो देखो ये कैसे आ जाएंगे, लॉस इन वेट कितना, वो दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, मतलब कि फर्स्ट को मैंने डिवाइड कर दिया किसके साथ, सेकंड के साथ। ठीक है, फर्स्ट में ये आ गया, तो क्या आ गया, ये पी नोट माइनस PS आ गया, और ये क्या हो गया, गेन इन वेट कितना हो गया, P नोट हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, बेसिकली डेल्टा P बाय P नोट ही तो आ गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही तो आ गया ये हमारा, आया कि नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज ध्यान देना कि वो चाहे तो गेन इन वेट भी लिख सकता था, वो चाहे ये भी लिख सकता था, टोटल लॉस। ठीक है, वो क्या लिख सकता था, टोटल लॉस भी लिख सकता था, है ना, ये चीज है। तो ये हमारा क्या है, ऐसे हमारा ओसवाल्ड वोकर मेथड से क्या निकलता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकलता है। ये चीज क्लियर है। ठीक है, बस तुम्हें ओवरऑल ये चीज ध्यान रखनी है सीधा सीधा कि यहाँ क्या हुआ है कि हमने यहाँ से एयर भेजी, एयर ने पहले सोल्यूशन को उठाया, ठीक है, उसका जितना भी लॉस हुआ वेट में वो किसके प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के सोल्यूशन ऑफ द प्रेशर ऑफ सोल्यूशन के प्रोपोर्शनल है। अगली बार जब उसने उठाया, ठीक है, तो वो जो लॉस हुआ वेट में, जो सोलवेंट वाले बल्ब में यूज वेट लॉस हुआ, वो क्या हुआ, P नोट माइनस PS के प्रोपोर्शनल है, और जो कैल्शियम क्लोराइड में गया वो क्या है, P नोट के प्रोपोर्शनल है। तो अब तुम्हें दिमाग में रह जाएगा, अच्छा हमें क्या चाहिए होता है, हमें P नोट माइनस P नोट माइनस P नोट माइनस PS डिवाइड बाय P नोट चाहिए होता है हमें। तो P नोट माइनस PS कहाँ से आएगा, फर्स्ट वाले केस से, सेकंड वाले केस से, या थर्ड वाले से, बताओ। अब तुम्हें याद हो जानी चाहिए कि P नोट माइनस PS लेना है, तो वो कहाँ से आएगा, सेकंड वाले से। कि जब तुम क्या देखोगे, लॉस देखोगे वेट का, किसमें, सोलवेंट बल्ब में। ठीक है, अगर तुम्हें सिर्फ P नोट चाहिए, जैसे डिनोमिनेटर में तो P नोट होता है ना, तुम्हें P नोट चाहिए तो तुम कौन सी ट्यूब का यूज करोगे, तुम थर्ड ट्यूब का यूज करोगे। हाँ, टोटल वाले का, जो कैल्शियम क्लोराइड वाली है उसका यूज करोगे। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसी के बेसिस पे देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो जरा, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्राई गैस को पास किया है हमने एक सोल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर क्या है, 20 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, देखो उसने क्या कहा, उसने क्या किया कि हमने ड्राई गैस को पास करवाया है, ड्राई एयर को पास करवाया है, किससे, एक सोल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर क्या है, 20 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, और 250 ml क्या है, वाटर है। यहाँ मैंने सिचुएशन बनाई थी, ये ए सिचुएशन जो है कि यहाँ पे कंटेनर था, ठीक है, ये सोल्यूशन था मेरा, इसमें 20 ग्राम और 250 ml वाटर पड़े थे, यहाँ से ड्राई गैस को पास करवाया, ड्राई एयर को पास करवाया। ठीक है, फिर वो ड्राई एयर क्या है, पार्शियली मॉइस्ट हुई होगी, उसने कुछ वेपर्स एब्जॉर्ब किए होंगे, जो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब कि जो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, PS के प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, यहाँ फिर उसको क्या करवाया, उसको प्योर वाटर से करवाया, यहाँ सिर्फ प्योर वाटर है, यानी हमारा यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट पोर्शन है। ठीक है, ये चीज हो गई, और फिर उसको कहाँ से करवाया, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड से। ठीक है, ये चीज हो गई। उसने क्या बोला, द मास लॉस्ट इन सोल्यूशन इज 26 ग्राम, जो मास लॉस्ट हुआ है सोल्यूशन में वो कितना है, 26 ग्राम है। ठीक है, मैं इसको दोबारा ही कर देता हूँ, रुको जरा। चलो, तो उसने क्या बोला बेसिकली कि मास लॉस्ट कितना है सोल्यूशन में, मास लॉस्ट इन सोल्यूशन कितना है हमारा, बेसिकली कितना बोल रहा है वो, 26 ग्राम बोल रहा है। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, मास गेन्ड इन
यूट्यूब में जो है वो कितना है 26.48 ग्राम है। तो वो हमें क्या कह रहा है कि मोलिकुलर मास निकालो। वो हमें क्या कहने को बोल रहा है कि मोलिकुलर मास निकालो सोल्यूट का। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, हमें यहाँ से ये चीज तो समझ में आ गई कि प्रोसेस कौन सा है, ऑसवाल्ड वॉकर वाला प्रोसेस है, यानी वो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को लेके चल रहा है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में डेल्टा पी बाय पी नोट हो गया जैसे, ठीक है, तो वहां क्या होता है हमारा वेट ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, सॉरी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर क्या आ जाएगा फिर मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये चीज आ जाएगी। अब होगा क्या, देखो उसने सब दे रखा है, उसने तुम्हें सल्यूट का मास दे रखा है, सल्यूट का मास कितना दे रखा है, उसने बोला है कि उसने 20 ग्राम सल्यूट लिया है। ठीक है, उसने तुम्हें सॉल्वेंट का वेट कितना दे रखा है, देखो अब उसने सॉल्वेंट जो दे रखा है वो 250 ml वाटर में दे रखा है। तुम्हें तो सॉल्वेंट का वेट चाहिए यानी वाटर का वेट चाहिए, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जहां पे भी ऐसा हो ना कि वाटर का वॉल्यूम दिया हो और वाटर का हमें मास चाहिए हो, तो हम वहां पे अपने अगर डेंसिटी नहीं भी दी होती तो हम डेंसिटी 1 ग्राम पर ml यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेट कितना आ जाएगा 250 ml, अगर वो है तो 250 ग्राम क्या आ जाएगा हमारा वेट आ जाएगा, इसका W1 हो जाएगा। मोलर मास हमें पता ही है वाटर का कितना होता है 18 ग्राम पर मोल होता है, तो हमें M1 भी पता है। ठीक है, मुझे बस जो चीज नहीं पता वो क्या नहीं पता, M2 जो निकालनी ही है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, डेल्टा पी बाय पी नोट चाहिए होगा। ठीक है, अब डेल्टा पी बाय पी नोट जो चाहिए होगा वो कहाँ से लूंगा मैं, जो ये हमने प्रोसेस करवाया है ऑसवाल्ड वॉकर का जो मेथड यूज किया उसमें से होगा। चलो देखो, डेल्टा पी बाय पी नोट मैंने बताया था क्या होता है, पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नोट। कैसे निकालते हैं, पी नोट माइनस पी एस कहाँ से मिलता है हमें, फर्स्ट बल्ब से, सेकंड बल्ब से, या थर्ड वाली ट्यूब से, सेकंड वाले से। सेकंड वाली से। यानी जो हमें मास लॉस होता है कहाँ पे, सॉल्वेंट में या सोल्यूशन में, सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट, मास लॉस इन सॉल्वेंट। ठीक है, पी नोट कहाँ से मिलेगा हमें, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, 6.48 प्लस थर्ड से सर, थर्ड से मिलेगा पी नोट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मास गेन इन यूट्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास। लेकिन अब देखो जरा यहाँ से देखते हैं, मुझे यूट्यूब का मास तो गेन दे रखा है, नीचे डिनोमिनेटर तो दे रखा है कितना है 26.48 है, लेकिन मुझे ऊपर सॉल्वेंट नहीं दे रखा, मुझे ऊपर क्या दे रखा है, सोल्यूशन दे रखा है। तो मैं कैसे निकालूंगा सोल्यूशन और यूट्यूब की हेल्प से इसका मास, तो देखो जरा एक बार, अगर मैं यहाँ बात करूं तो मैंने क्या बोला था कि टोटल लॉस जो होता है बेसिकली वो किसके है, लॉस इन वेट फ्रॉम सोल्यूशन, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और मैंने ये चीज भी बताई थी टोटल लॉस टोटल गेन के बराबर हो जाएगा। हाँ, टोटल लॉस जो होगा वो टोटल गेन के बराबर हो जाएगा। तो गेन कितना हुआ है हमें, 26.48 में से 26 माइनस कर देंगे। हाँ, ये चीज सबको क्लियर है, ये बताऊं, देखो जरा क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ मुझे पता है कि टोटल लॉस जो होता है, हाँ टोटल लॉस जो होता है वो किसके बराबर होता है, टोटल गेन के बराबर होता है। ठीक है, और हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो टोटल लॉस होता है वो टोटल लॉस कैसे निकलता है, लॉस ऑफ वेट फ्रॉम सोल्यूशन, लॉस ऑफ वेट फ्रॉम सोल्यूशन, ठीक है, और प्लस लॉस ऑफ वेट फ्रॉम सॉल्वेंट, यही होता है टोटल लॉस। यस सर। ठीक है, ये बस एक ही बार बता रहा हूँ, तुम्हें ऐसे लिखना कुछ नहीं है, तुम्हें सीधा डायरेक्ट करना है। बस देखो कि लॉस ऑफ वेट फ्रॉम सोल्यूशन होता है, लॉस फ्रॉम वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, और हमें पता है टोटल लॉस क्या होता है, टोटल गेन भी होता है। तो अगर मैं दोनों की बात करूं तो ये दोनों इक्वल आएंगे कि टोटल गेन जो होगा वो भी किसके इक्वल आएगा, हमारा जो टोटल गेन आएगा फर्स्ट और सेकंड से अगर देखो तो वो इसके इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, लॉस ऑफ वेट फ्रॉम सोल्यूशन प्लस लॉस ऑफ वेट फ्रॉम सॉल्वेंट। तो हमें टोटल गेन पता है कितना है, 26.48 है। ठीक है, हमें लॉस ऑफ वेट फ्रॉम सॉल्यूशन पता कितना है, 26 है, तो हमें हमारा क्या निकल आएगा, लॉस ऑफ वेट फ्रॉम सॉल्वेंट आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ से हमारा लॉस ऑफ वेट फ्रॉम सॉल्वेंट आया, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, बेसिकली कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे लिख देता हूँ बस, बेसिकली ये कितना आ जाएगा, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 26.48 माइनस 26, तो ये कितना आ जाएगा 0.48 ग्राम। बस ये चीज आ गई, यहाँ पे रख दो इसको, ये जो 0.48 आया है ये हमारा क्या दे देगा, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दे देगा। यहाँ से ये चीज मिल गई, W ये सब पता ही है हमें, तो M2 निकाल लेंगे हम। ये चीज क्लियर है यहाँ पे, जी सर जी। ठीक है ना, ये था क्वेश्चन में, मतलब ये चीज थी। चलो अब चलते हैं आगे, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली है, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी लेके चलते हैं, दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लेके चलते हैं, बी प्रॉपर्टी लेके चलते हैं, कौन सी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
इजी सी है, तुमने वेपर प्रेशर डिक्रीज होना पढ़ लिया, बस तुम फिर आगे तो पढ़ ही लोगे, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी इतनी। चलो देखो, अब देखो हमने क्या बोला, चलो ये तुम्हें सबको पता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेपर प्रेशर के। यस सर। ठीक है, पहले तो ये बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कब निकालते हैं हम, और दूसरी चीज क्या है, ये कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं एक दूसरे के, ये कैसे इक्वल हो जाते, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। कोई बताएगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेसिकली। मतलब ये जैसे सर वेपर प्रेशर कम होगा मतलब सर वॉलेटाइल होगा, तो मतलब कम टेम्परेचर देने पे सिर्फ बॉईल कर जाएगा, उस वेपर बन जाएंगे सर। ज्यादा जल्दी वेपर बनेंगे सर, जो वेपर सही है, प्रेशर से ज्यादा देखो होगा। बॉइलिंग पॉइंट जो हम डिफाइन करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हम डिफाइन करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे मतलब बॉइलिंग स्टार्ट होती है। बेसिकली बॉइलिंग कब स्टार्ट होती है, तो उन्हें पढ़ा होगा कि जब मतलब वेपर एटमॉस्फेरिक फेज प्रेशर स्टार्ट हो के जाता है। इक्वल जो है वेपर प्रेशर हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग कब स्टार्ट होती है, जब हमारा वेपर प्रेशर होता है जो लिक्विड का, वो किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तब हमारा जो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे क्या होता है, हमारा बॉइलिंग स्टार्ट होता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हो सर गई। ये पॉइंट रिपीट करना है। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि देखो बॉइलिंग पॉइंट तब आता है, मतलब कि तब सोल्यूशन एक बॉईल करना या लिक्विड बॉईल करना शुरू करता है जब उसका वेपर प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो जैसे मान लो ये कंटेनर है, मतलब यहाँ मैंने पानी ले लिया, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड ले लिया जैसे मैंने, ठीक है, मैंने इसको क्या किया, हीट किया। अब क्या होगा, जो इसके अंदर वेपर्स बनेंगे, बेसिकली यहाँ जो इसके अंदर वेपर्स बनेंगे, ठीक है, अब अगर मान लो उसका जो प्रेशर है और जो बाहर का प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, वो अगर इक्वल हो जाए, ठीक है, बाहर का प्रेशर कितना लेते हैं, 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लेते हैं, और अंदर जो वेपर्स बन रहे हैं, अंदर जो वेपर्स बन रहे हैं, अगर उनका भी प्रेशर जब तक 1 एटमॉस्फेयर पहुंचेगा तब जाके क्या है, बॉइलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, जब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है और जो बाहर का वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक का, अगर वो दोनों इक्वल होंगे तब जाके बॉइलिंग स्टार्ट होती है हमारी। ठीक है, ये बोल रहा था कि बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, जब भी बॉइलिंग होती है तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर वेपर प्रेशर कम हुआ, ठीक है, वेपर प्रेशर कम हुआ, तो मान लो अगर एक लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर कितना है, 0.8 एटमॉस्फेयर है, और एक लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर कितना है, मान लो 0.4 एटमॉस्फेयर है, तो मुझे ये बताओ किसमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी उसको वेपर बनाने के लिए, मतलब 1 एटमॉस्फेयर तक लेके जाने के लिए। 0.4 वाले 0.4 वाले में, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर 0.4 कम है वाले तो को उसको ज्यादा देनी ज्यादा पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ, 0.4 वाले में देनी पड़ेगी क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम है तो उसको Yes. एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी मतलब टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो उसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा हो जाएगा। तो वही चीज है कि जिसका वेपर प्रेशर कम, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा हो गया। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा। कम हो गया उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया हमारा। ठीक है, ये चीज रहती है हमारी। ठीक है, ये चीज होगी कि जिसका बॉइलिंग वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जिसका बॉइलिंग मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम कंपैरिजन करते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को। अब हमने तो यहाँ पे लिक्विड सोल्यूशन की बात करनी है, तो हम एक बार सॉल्वेंट लेके चलते हैं। ठीक है, एक बार प्योर सॉल्वेंट लेके चलते हैं, और एक बार हम लेके चलते हैं सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो मुझे ये बताओ, देखो, ठीक है, मुझे ये बताओ, अगर मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है और एक सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन के अंदर है, तो दोनों का वेपर प्रेशर में किसका ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, किसका कम वेपर प्रेशर होगा? प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा। प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा। हमने पढ़ा है ना कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक ज्यादा है, होगा। और इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, लेस होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा बेसिकली। और अगर सोल्यूशन का देखूं, मतलब सोल्यूशन का अगर बॉइलिंग पॉइंट देखूं, उसमें भी सॉल्वेंट का अगर बॉइलिंग पॉइंट देखूं तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वो ज्यादा हो जाएगा इसमें। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे? ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जब भी हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं किसी सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर, जब सॉल्यूशन बनता है तो वहां पे क्या है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, एलिवेशन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, एलिवेशन हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज रहती है, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अगर इसका मान लो तुम प्योर वाले का मान लो कि टीबी नोट है, अगर प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टीबी नोट है, और सॉल्वेंट का क्या है, सॉल्यूशन के अंदर टीबी है,
तो क्या होगा, डेल्टा जो टीबी निकालोगे तुम, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा, वो क्या आएगा, टीबी माइनस टीबी नोट आएगा। ठीक है, और यही हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यही हमारा क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। ठीक है, ये चीज होती है। अब अगर तुम्हें इसको ग्राफ से बताना चाहो तो हम ग्राफ से भी कर सकते हैं, ये तो मैंने थ्योरेटिकल बता दिया, एक बार ग्राफ से बता देता हूँ तुमको। जो इसका ग्राफ रहता है वो उससे ग्राफ भी क्लियर हो जाएगा और फिर हमें पता भी चल जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं हम। देखो यहाँ मैंने वेपर प्रेशर को लिया, ठीक है, और यहाँ मैंने क्या किया, टेम्परेचर लिया। मुझे ये बताओ बस कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एनर्जी देंगे तो वेपर्स बढ़ेंगे, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया कि ये 1 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेयर है, ये 1 एटमॉस्फेयर की लाइन है। ठीक है, तुमने क्या किया, अपना सोलवेंट शुरू किया यहाँ से, जहाँ पे उसका वेपर प्रेशर ये था, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया। देखो इधर राइट साइड में जा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो तुम्हारा ग्राफ कैसे जाएगा, उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वो ऐसे जाएगा कुछ, ये सोलवेंट का ग्राफ होगा। ये समझ में आ रहा है ना, कि उसका जो हम वेपर प्रेशर मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब देखो सोलवेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कौन से पॉइंट पे इक्वल हुआ है, वो इस पॉइंट पे इक्वल हुआ है। देखो जब सोलवेंट का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो कोइंसाइड कर गया, वो कौन सा पॉइंट था, ए पॉइंट था। यानी ए पॉइंट की कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट कहलाएगा। ये चीज क्लियर है। चलो अब ऐसा करते हैं, अब हम सोल्यूशन को लेके चलते हैं। हमें पता है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। अगर सोलवेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, बोलो कुछ कह रहे थे क्या? ये पॉइंट समझ, इसमें क्या समझ नहीं आया, बताओ क्या समझ नहीं आया इसमें? सर ये ग्राफ तो एक मतलब स्ट्रेट लाइन ना होना चाहिए। क्यों स्ट्रेट लाइन क्यों होना चाहिए? सर ये फिर पैराबोला भी तो नहीं होना चाहिए इसमें। ये टीबी इज इक्वल टीबी माइनस टीबी नॉट है, इसमें तो y इज इक्वल टू mx का ग्राफ है। बेटा मैं तो अभी उसका बना ही नहीं रहा, मैंने कहा यार टीबी का, मैंने तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाया है यहाँ पे। मैंने तो अभी टीबी नोट कुछ लिया ही नहीं है अभी, तो वो तो मैं अभी बताऊंगा। मैं तो यहाँ पे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बना रहा हूँ, सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट लेके चल रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर प्रेशर बढ़ता है बस। उसके बेसिस पे मैंने क्या कह दिया कि अगर सोलवेंट होता तो सोलवेंट का क्या है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कुछ ऐसे वेपर प्रेशर का बढ़ेगा उसका ग्राफ। ठीक है, ये चीज रहेगी हमारी, ये सोलवेंट का हो गया बेसिकली। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं मान लो अगर सॉल्यूशन लेके चलता, देखो सोलवेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, ये दिख रहा होगा इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग। लेकिन अगर मैं यही सॉल्यूशन लेके चलता तो सॉल्यूशन क्या कहीं यहाँ से स्टार्ट होता नीचे से, क्योंकि सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। अब मैं सॉल्यूशन का अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर तो उसमें भी बढ़ेगा, उसमें भी बढ़ेगा, तो क्या होगा, वो भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। वो क्या है, जब अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कहाँ इक्वल हो रहा है, कौन से पॉइंट पे, ये बी पॉइंट पे इक्वल हो रहा है। तो मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ जो ये रहेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का, यहाँ पे ये वाला टेम्परेचर रहेगा कि नहीं रहेगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, टीबी बोलूंगा। और तुम्हें साफ साफ पता चल रहा होगा कि टीबी जो है वो किसका है, टीबी नोट से बड़ा आ रहा है। टीबी नोट पहले वैल्यू आ रही थी वो छोटी होगी, टीबी क्या है ज्यादा होगी। तो ये मेरा किसका ग्राफ आ गया, बेसिकली सॉल्यूशन का ग्राफ आ गया। ये दोनों चीजें समझ में आई। ये हमने ग्राफिकली भी बता दिया। देखो कि ग्राफिकली में क्या है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो वो क्या है, हाईयर टेम्परेचर पे जाके एटमॉस्फेयर के साथ मैच हो रहा है, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ये हमारा क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक चीज ये? यस सर। हाँ चलो देखो, तो अब हमें क्या है, देखो एक्सपेरिमेंटली हमें क्या पता चला कि ये जो डेल्टा टीबी है, जो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के। ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा था, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के। ठीक है, मोलैलिटी क्या होती है पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल आ रहा था, तो वही चीज आ गई कि डेल्टा टीबी क्या हो गया, किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मोलैलिटी के। ठीक है, और डेल्टा टीबी किससे आ गया, फिर हमने इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया जो कि केबी होता है। ठीक है, केबी इंटू एम हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो केबी रहता है वो क्या रहता है, मेरा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट रहता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट।
ठीक है, ये चीज हो गई मेरी। ठीक है, ये क्या करता है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, हर एक सॉल्वेंट का अलग अलग वैल्यू हो गई है। अच्छा, तो जो है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की यूनिट बता सकते हो क्या होगी? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की यूनिट देखो, तुम बताओ कि अगर मैं मान लो Kb इज इक्वल टू क्या लिख दूं, डेल्टा टीबी बाई एम कर दूं, यही आएगा Kb। तो Kb की यूनिट क्या हो जाएगी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की? केल्विन पर मोल Kg। ये समझ में आई यूनिट कैसे आई? मैंने बस कुछ नहीं रीअरेंज करके देखा कि ऊपर टेम्परेचर है, टेम्परेचर केल्विन में होगा, नीचे मोलैलिटी है, मोलैलिटी किस में होगी? मोल पर केजी में। ठीक है, मोल पर केजी में। ठीक है, मोल पर केजी में होगा, तो मैं उसको ऊपर ले गया तो वो क्या बन गया? केजी पर मोल बन गया। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, चलो देखो, तो ये हमारा क्या आ गया बेसिकली, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम आ गया, जहां पे हमारी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई। अब अगर इसको भी सोल्व करें हम, तो देखो जरा कैसे है। डेल्टा टीबी जो है वो किसके इक्वल है? टीबी माइनस टीबी नोट। तुम्हें ना ये चीज भी याद रखनी है कि डेल्टा टीबी क्यों, क्योंकि ना वो कभी कभी क्या करता है ना वेपर, वो तुमसे ये नहीं पूछता कि एलिवेशन निकालो, वो तुमसे ये नहीं पूछता एलिवेशन निकालो। ठीक है, वो तुमसे क्या पूछ लेता, तुम ये निकालो कि टेम्प बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना होगा। तो तुम्हें अगर डेल्टा टीबी निकालना है, फिर तुम्हें ये भी करना पड़ेगा आगे स्टेप। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलो, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि डेल्टा टीबी किसके इक्वल आ गए? केबी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, अब मोलैलिटी को क्या है, वही हमने बोला कि मास, मोलिकुलर मास फाइंड के लिए होता है, तो मोलिकुलर मास निकाल लेते। देखो केबी, मोलैलिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मैं केजी मान लो, मेरा W1 क्या है, ग्राम में मान लिया मैंने कि वो इन ग्राम्स है। ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, ताकि वो किलोग्राम में हो जाए। तो डेल्टा टीबी क्या आ गया बेसिकली? केबी, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू W1। ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ से हमें सब कुछ पता होगा, तो हम क्या है W2 निकाल सकते हैं। ये चीज हो गई। यहाँ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? सर कितनी देर की क्लास है? क्या हो गया बेटा? क्लास कितनी देर की है? हुआ क्या, बोलो तो सही। नहीं सर, वैसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा, अरे फॉर्मूला तो कौन सा है डेल्टा? क्लास बेटा 2 बजे तक चलेगी। हाँ, अब क्या ओके सर। रिपीट करूँ, बोलो क्या सर ये रिपीट करूँ? गलत है सर। ये लास्ट पेज, ये लास्ट सर, ये बिल्कुल लास्ट है देखो, मेरा। लास्ट पेज मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास क्या था, डेल्टा टीबी क्या था, किसके इक्वल था? केबी इंटू मोलैलिटी। बस मैंने मोलैलिटी को ओपन किया है। मोलैलिटी क्या होती है मेरी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब Yes, जनरली sir. जो हमें सॉल्वेंट दिया होता है वो ग्राम्स में दिया होता है, ग्राम तो में तुम, लिया था। हाँ, तो तुम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि वो किलोग्राम में आ जाए, मतलब डिवाइड कर दोगे बेसिकली। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। तो केबी इंटू नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ मास, सॉलिड अपॉन मोलर मास ऑफ हाँ, सॉलिड। मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू W1 इनटू 1000। अच्छा, अब क्या बोल रहे, कोई बोल रहा है कि लिक्विड दे रखा है सोल्यूशन। 1 मिनट रुकना। हाँ, रोहित क्या कह रहे हो, मतलब सॉल्वेंट तो लिक्विड है, मतलब किस बारे में बोलना चाह रहे हो ये? हाँ रोहित, किस चीज में बोलना चाह रहे हो कि सॉल्वेंट तो लिक्विड है? सर डेंसिटी पता होगी जब भी हम वेट निकाल पाएंगे, मतलब डेंसिटी गिवन होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन हो भी सकता है, नहीं तो क्या पता वो तुम्हें सीधा मास ही दे दे, वो तुम्हें मास ही दे देगा कि मैंने 50 ग्राम ऑफ वाटर में डिसोल्व किया है, तो कोई टेंशन की बात है, तुम्हें वेट मिलेगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। अगर वॉल्यूम मिल रहा है तो डेंसिटी मिलेगी। ठीक है, अगर नहीं, वाटर जैसे वाटर है, अगर उसका वॉल्यूम मिल रहा है फिर तो डेंसिटी 1 ग्राम भी ले सकते हो अपनी तरफ से, अगर उसने नहीं दे रखी, नहीं तो तुम्हें 1 ग्राम से ही करना है। ठीक है, ये चीज करनी है तुमको। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलो, ये चीज हो गई हमारी, क्या हो गई, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गई, ये हमारी क्या है, W1 सेकंड तो वेट ऑफ सॉल्यूट है ना? क्या? W1 वेट ऑफ सॉल्यूट है ना? नहीं, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि 1 मैं यूज कर रहा हूँ किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, और 2 यूज कर रहा हूँ मैं किसके लिए, सोल्यूट के लिए। मैंने स्टार्टिंग में ये चीज पहले बोल दी थी, क्लियर कर दी थी, ये ध्यान रखना तुम। ठीक है, मैं सबस्क्रिप्ट जो 1 यूज कर रहा हूँ वो सॉल्वेंट के लिए कर रहा हूँ, जो सबस्क्रिप्ट 2 यूज कर रहा हूँ वो सोल्यूट के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, ये चीज हो गई, ये हमारी क्या होगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात हो गई। चलो देखो, हाँ, अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो IIT में आया हुआ था। ये रहा। देखो 2019 का क्वेश्चन था ये।
ठीक है, देखो जरा हो जाएगा, इजी सा क्वेश्चन है तो खुद ही पता चल जाएगा। देखो क्या कह रहा है वो कि 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मैंने तुम्हें बोला था ना कि अभी हम नॉन वोलेटाइल तो लेके ही चले, नॉन वोलेटाइल में भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे अभी हम, ठीक है। कल को तुम्हें जब हम कल क्लास लेंगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं कर रहे थे, वो हम कल देख लेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों है सर, बताना सर एक बार। मैंने बताया तो था दिन में कि देखो इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं डिसोसिएशन की वजह से, और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो आयंस में डिसोशिएट नहीं होते और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गए। ठीक है, ये चीज हो गई। चलो देखो, अब हमने बोला कि हमारा एक 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है किसमें, 100 ग्राम ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्वेंट ए एंड बी। देखो बेटा मास दे दिया उसने, ठीक है, मास दे दिया उसने हमें सॉल्वेंट का, तो उसने क्या बोला, 2 सॉल्वेंट हैं ए और बी, उसका हमने कितना मास लिया है, यानी W1 कितना लिया है, इसका 100 ग्राम लिया है, इसका कितना लिया है हमने 100 ग्राम लिया, दोनों का सेम लिया है, ठीक है। दोनों में हमने क्या किया है, सोल्यूट डाला है कितना 1 ग्राम, इसमें भी कितना डाला है 1 ग्राम डाला है, ठीक है। और वो कह रहे हैं वूज एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये एब्यूलियोस्कोपिक जो कांस्टेंट्स होते हैं बेसिकली ये उसको ही बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को, ठीक है। ये जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था ना केबी, ये इसको दूसरा नाम है ये एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी। अच्छा, इनका जो रेशियो है, केबी का जो रेशियो है वो कितना है 1:5 है, ठीक है। इनका जो रेशियो है 1:5 है। वो कह रहा है रेशियो ऑफ एलिवेशन इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताना है, यानी इनका जो टीबी का रेशियो होगा, मान लो एक्स रेशियो वाई है तो हमें एक्स रेशियो वाई बताना है। एब्यूलियोस्कोपिक बताया तो, सुन नहीं रहे हो क्लास में, 2 बार बोला है मैंने। साइड से ये क्या है, केबी के इक्वल ही होता है, मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का ही दूसरा नाम है ये। ओके सर। हाँ, ये चीज हो गई। तो हमें क्या बोल रहा है वो, एक्स रेशियो वाई निकालने को बोल रहा है, यानी इनके डेल्टा टीबी का रेशियो बोल रहा है, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का रेशियो बोल रहा है वो हमसे, ठीक है। तो सीधी सीधी सी बात है, देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेसिकली, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, केबी इंटू मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी, ठीक है। सीधा सीधा कर दो, पहले ए के लिए निकाल दो, डेल्टा टीबी निकाल दो ए के लिए, क्या आ जाएगा केबी ऑफ ए, ठीक है, इंटू मोलैलिटी ऑफ ए सोल्यूशन, ठीक है। डेल्टा टीबी निकालोगे तो क्या आ जाएगा केबी ऑफ बी इनटू मोलैलिटी ऑफ बी। अब तुम देखोगे दोनों में मोलैलिटी सेम होगी, क्यों, सोल्यूट का अमाउंट भी सेम है और सोल्यूट भी सेम है तो मोलर मास भी सेम होगा, तो मोल्स सेम होंगे, ठीक है। सॉल्वेंट का भी मास क्या है, सेम है, तो मोलैलिटी दोनों में बराबर होगी कि नहीं होगी, मोलैलिटी दोनों में बराबर होगी कि नहीं, दोनों को डिवाइड कर दिया तो मोलैलिटी से मोलैलिटी कट गया, तो डेल्टा टीबी बाय टीबी ए बाय डेल्टा टीबी बी कितना आ गया हमारा, उनके जो 1:5 के बराबर आ गया, ये आ गया हमारा 5। आईसी क्लियर के नहीं, देखो ये 2019 का क्वेश्चन था, इजी था बिल्कुल, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है ना। यस सर। क्लियर है, चलें आगे। यस सर। यस सर। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा, हम किसकी बात करते हैं, अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है, थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, अच्छा, अब फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे बेसिकली क्या होता है, जहां पे हम, जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट पे क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट पे एक कंडीशन रहती है कि जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, तब हमारा बॉइलिंग स्टार्ट होता है। अब फ्रीजिंग पॉइंट कब आता है, फ्रीजिंग पॉइंट कब आता है, जब हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट वो किसके इक्वल हो जाए, वो लिक्विड सॉल्वेंट किसके इक्वल हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल हो जाए, तब हमारा क्या आता है, फ्रीजिंग पॉइंट आता है, ठीक है। ये चीज रहती है, जब हमारा लिक्विड सॉल्वेंट जो होता है उसका वेपर प्रेशर और जो हमारा सॉलिड सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर, जब वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तब हमारा क्या होता है, फ्रीजिंग होता है, ठीक है। इसको मैं ग्राफ से बताता हूँ, तुम्हें तब समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ फिर से मैं वही कर रहा हूँ कि यहाँ वेपर प्रेशर कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर है मेरा वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब देखो, अब फ्रीजिंग कब करते हैं, जब टेम्परेचर लो करते हैं हम,
ठीक है। तो मान लो कि लिक्विड सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे है मेरा, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। अभी इसको मार्क कर देते हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है। मुझे ये बताओ, देखो टेम्परेचर कम करूंगा तो वेपर प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा सर। कम होगा। तो मतलब वो क्या है, अब टेम्परेचर, अब मैं उल्टा जा रहा हूँ, मैं यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है। टेम्परेचर कम कर रहा हूँ तो वेपर प्रेशर क्या है, कम हो रहा है, ठीक है। मान लो ये यहाँ तक आ गया, ये सॉरी ये लाइन नहीं आएगी स्टेट, ये यहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो गया, ठीक है। लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं मान लो सॉलिड का बनाता, सॉलिड सॉल्वेंट का डायग्राम बनाता वेपर प्रेशर का, ठीक है। मान लो वो यहाँ से स्टार्ट होता, टेम्परेचर बढ़ाता, वो यहाँ से ऐसे चल रहा है, ये दोनों इस पॉइंट पे मैच हुए, दोनों इस पॉइंट पे इक्वल हो गए। यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट का और ये जो हमारा है सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, इस टेम्परेचर पे क्या होगा, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, यानी डेल्टा TF नोट ले लेते हैं हम, ठीक है। TF नोट किसकी हम बात कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट की टेम्परेचर, प्योर सॉल्वेंट की, हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। TF नोट किसका हम बात कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये चीज है हमारी, ये चीज क्लियर? क्या नहीं आया बोलो? डिप्रेशन दोबारा करो सर। डिप्रेशन तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, अभी सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखो मैंने क्या कहा कि दो कर्व होंगे, एक सॉलिड का वेपर प्रेशर का कर्व होगा, ठीक है, जो रेड कलर का है, एक सॉलिड का वेपर प्रेशर का कर्व होगा, एक लिक्विड का वेपर प्रेशर का कर्व होगा। मैं चलो दोबारा ही बनाता हूँ, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो, ठीक है, यहाँ देखना है, ये भी ध्यान से देखना आप, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे पास ना सॉलिड का वेपर प्रेशर का कर्व पड़ा था, सॉलिड का वेपर प्रेशर कुछ यहाँ से शुरू हुआ, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया वो यहाँ तक, ये मेरे पास सॉलिड का वेपर प्रेशर पड़ा हुआ है, सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का कर्व है, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो ये चीज ऐसे ही आएगा इसका ग्राफ, ठीक है। ये चीज हो गई। अब मैंने क्या किया, अब मैं अपना लिक्विड सॉल्वेंट को फ्रीज करने की कोशिश करता हूँ। लिक्विड सॉल्वेंट को कैसे फ्रीज करते हैं, लिक्विड सॉल्वेंट क्या होगा, हाई वेपर प्रेशर पे प्रेजेंट होगा, और उसका क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, मेरे को टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि उसको सॉलिडिफाई कर सकूं मैं, है ना। फ्रीज करना है ना, तो टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो मतलब मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया, ये मैं लिक्विड सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ, ब्लैक वाले, मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया, वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है, वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। एक टेम्परेचर आया कि वो यहाँ इससे मैच हो गया, मतलब एक टेम्परेचर ऐसा आया जहां पे वो क्या हुआ, यहाँ सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, ठीक है। ये मेरा लिक्विड सॉल्वेंट था, ठीक है, और यहाँ मैं इसको डिक्रीज करता जा रहा हूँ, एक पॉइंट आया, यहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर पे क्या हो गया, सॉलिड सॉल्वेंट का भी वही वेपर प्रेशर है और लिक्विड सॉल्वेंट का भी वही वेपर प्रेशर है। मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा, मेरा फ्रीजिंग शुरू हो जाएगा सॉल्वेंट का। अब बताओ इसमें कुछ दिक्कत हो तो? अगर क्लियर नहीं है तो बेटा पूछ लो इसको, ठीक है, इसको क्लियर कर लो एक बार, अगर क्लियर नहीं है तो। क्लियर है सर। हाँ, कुछ इसमें ऐसी मुश्किल तो है नहीं है, लेकिन हाँ फिर मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। कुछ नहीं किया, मेरे पास समझ लो कि सॉलिड सॉल्वेंट का कर्व दिया हुआ था मेरे को रेड कलर में, और मुझे पता है वो कर्व सही भी है क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ने के साथ ग्राफ ऊपर ही जाएगा, वो सही दिया हुआ है। अब बस मुझे क्या है कि लिक्विड सॉल्वेंट को क्या करना, कूल करना है ताकि उसको सॉलिडिफाई कर सकूं। मैं लिक्विड को कूल करना शुरू किया, टेम्परेचर लो करता जा रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब उसका वेपर प्रेशर जो हो जाएगा वो क्या है, सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। वो टेम्परेचर मैंने दिखा दिया, वहां पे क्या होगी, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, जहां पे जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड सॉल्वेंट का और वेपर प्रेशर जो होता है वो सॉलिड सॉल्वेंट का इक्वल हो जाए, वहां पे होती है फ्रीजिंग स्टार्ट। ये नॉर्मल कर्व होता है, ठीक है। अब देखो, अब चलते हैं सोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, ठीक है, हमने पहले भी देखा था कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, ये लिक्विड सॉल्वेंट था प्योर। अब मैं सोल्यूशन का लेके चलो तो सोल्यूशन कहीं यहाँ होगा, ठीक है, सोल्यूशन कहीं वेपर प्रेशर कम होगा इसका, तो यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ ले लेते हैं हम, ठीक है। ये मेरा लिक्विड सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, सोल्यूशन में से सॉल्वेंट को फ्रीज करना है, तो सोल्यूशन को सॉल्वेंट में से फ्रीज करना होगा, तो मेरा बेसिकली क्या होगा, देखो मेरा ये, मेरे को टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, टेम्परेचर लो किया, ये किया, टेम्परेचर लो करता करता मैं यहाँ पहुंचा, ये इस पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, ये इस पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है।
यानी सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो यहाँ आ रहा है। तो मुझे ये बताओ, ये सॉल्यूशन का हो गया बेसिकली, ठीक है, ये सॉल्यूशन का डायग्राम हो गया, ठीक है। तो मुझे ये बताओ टीएफ और टीएफ नोट में से कौन ज्यादा होगा? TF नोट। टीएफ नोट ज्यादा होगा, मतलब ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा था, लेकिन उसको जब हमने सोल्यूशन के साथ मिला दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया वो, है ना। कम तो हो इसका गया। मतलब क्या हुआ कि उसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आया है, डिप्रेशन आया है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट में क्या हुआ था, वो बढ़ गया था कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, सोल्यूशन का ज्यादा होता है, तो वो बढ़ गया था बेसिकली। यहाँ क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट जो प्योर सॉल्वेंट का था वो ज्यादा था, लेकिन सोल्यूशन के केस, सोल्यूशन जब बनाया तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। तो इसका मतलब यहाँ क्या आया, डिप्रेशन आया फ्रीजिंग पॉइंट में, ठीक है। यहाँ क्या आया, डिप्रेशन आया, और डिप्रेशन को जैसे बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेशन को दिखाते, डिप्रेशन को दिखाते डेल्टा टीएफ से, और वो किसके इक्वल आया बेसिकली, टीएफ नोट माइनस टीएफ, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू रखनी है, तो जो बड़े वाला होगा वो पहले आएगा और जो बाद वाला छोटे वाला बाद में आ जाएगा। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? बोलो मेरे को। यस सर। पक्का क्लियर है ना ये? इसको Yes, ऐसे sir. मत सोच लेना कि छोड़ दिया कि नहीं समझ में आया, ऐसा मत करना, ठीक है। हाँ चलो, ये हमारा क्या हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया कि जब भी हम, अभी हमें 3 प्रॉपर्टीज हो गई। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, हम सॉल्वेंट में अगर सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, जिसके बेसिस पे हमने रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाला। सेकंड केस की अगर बात करें तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ, जहां पे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखा कि जब हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है। थर्ड केस हमने क्या देखा कि जब हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि अब वो क्या है, अब वो उसको लो टेम्परेचर पे मैच करेगा। पहले वो हाई टेम्परेचर पे मैच कर रहा था, अब उसको वो क्या है, लो टेम्परेचर पे मैच करेगा सोल्यूशन वाला सॉल्वेंट को, ठीक है। इसलिए उसका डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब जैसे एक्सपेरिमेंटली ये देखा था ना कि डेल्टा जो टीबी था हमारा वो प्रोपोर्शनल था मोलैलिटी के, ऐसे ही हमने जब इसको एक्सपेरिमेंटली देखा तो हमें पता चला कि जो डेल्टा टीएफ है वो भी किसके प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी के, ठीक है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के, ठीक है। तो यानी मैं अगर इसको कांस्टेंट हटाऊंगा तो क्या आएगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम आएगा। केएफ क्या होता है बेसिकली, जैसे वहां था ना, यहाँ पे क्या है, ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। जैसे उसको अलग नाम क्या दिया गया था, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट दिया गया था उसको, ठीक है। वहां पे एब्लियोस्कोपिक बोला था उसको कांस्टेंट को, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रख लेना। चलो, केएफ वही है, फिर से नेचर, ये क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। वहां पे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था हमारा, देखो, ठीक है। और इसको हमने क्या बोला था, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला था हमने इसको, ठीक है। ये भी होता है, तुम कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे भी क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। तो डेल्टा टीएफ यहाँ क्या आ गया बेसिकली, अगर हम बात करें तो ये आ गया हमारा केएफ इनटू मोलैलिटी, ठीक है। ये चीज आ गई, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसको देखो, अगर मैं जैसे डेल्टा टीएफ निकालूं तो केएफ इनटू मोलैलिटी, केएफ की यूनिट वहां पे भी वही, यहाँ पे भी यही होगी, केएफ की यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन मोल पर, मतलब पर मोल केजी, पर मोल केजी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से मोलैलिटी को अगर ओपन करूं तो मोलैलिटी क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ सोल्यूट, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन 1000, यही होगी, ठीक है। डेल्टा टीएफ किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके होंगे, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, इंटू W1 इंटू 1000, ये चीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या है, फिर से वो निकालने का आता है, M2 निकालने का आता है, मोलर मास निकालने का आता है। अच्छा, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ये प्रॉपर्टीज होती हैं जो वेपर प्रेशर से लिंक होती हैं, हमने ये तो देखा ही नहीं कि अच्छा ये नेचर ऑफ सोल्यूट पे कैसे डिपेंड, मतलब सॉरी अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे कैसे डिपेंड करती है। तो तुम खुद देखो, हमने यहाँ पे बात की मोलैलिटी की, हमने डेल्टा टीएफ में भी किसकी बात की, मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन कब ज्यादा होगी, जब सोल्यूट ज्यादा होगा तभी ज्यादा होगी, जब सोल्यूट ज्यादा तो ये टीएफ भी, डेल्टा टीएफ भी ज्यादा होगा, डेल्टा टीवी भी ज्यादा होगा। जब सोल्यूट कम होगा, ठीक है, तब डेल्टा टीवी भी कम होगा, डेल्टा टीएफ भी कम होगा। तो बेसिकली ये किस पे डिपेंड कर रही है, नेचर, उस पे, अमाउंट ऑफ द सोल्यूट पे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। ये चीज हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो गई, ठीक है। यस सर। यस ठीक है, सर।
हाँ, ये चीज क्लियर हो गई। अब ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो होता है ना कंसेप्ट, ये हमारा डेली लाइफ में यूज भी होता है। ठीक है, देखते हैं कहाँ पे यूज होता है। देखो कभी सुना हो कि जैसे जो मतलब पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं या मतलब जो ठंड में रहते हैं ज्यादा, जहाँ पे मतलब कि आइस पड़ती है, स्नो पड़ती है, ऐसे लोग जहाँ पे बहुत ठंडा एनवायरनमेंट होता है, तो तुमने Yes. देखा होगा कि वो क्या करते हैं, जैसे गाड़ी में रेडिएटर्स वगैरह होते हैं ना, तो उसमें पानी के साथ वो क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं। कभी ऐसा कुछ सुना हो तो? नहीं सुना तो Yes, बता sir. रहा हूँ। मतलब वो क्या करते हैं, गाड़ी में क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं, जहाँ पानी रेडिएटर में पानी वगैरह होता है तो वहां क्या करते हैं, वो इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं थोड़ा सा। ठीक है सर, पानी तो जम जाएगा सर, ये नहीं जमेगा सर। हाँ, यही रीजन रहता है। बहुत अच्छे। फ्रीजिंग पॉइंट ये कम क्या कर करता देता है, है उसका। ये क्या करता है, एज अ सल्यूट काम करता है वहां पे। ठीक है, मान लो वहां का टेम्परेचर जो है, वहां का टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो वहां क्या होगा, रेडिएटर में तो पानी जमना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच गया वो। ठीक है, Yes, तो वो sir. क्या करते हैं, इसके साथ इथाइलिन ग्लाइकोल डाल देते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करता है बेसिकली, कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है। जैसे बताया ना, सल्यूट डालने से डिप्रेशन आता है। हाँ, तो हमने ये बोला ना कि सल्यूट डालने से क्या है, डिप्रेशन आता है उसके फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब अगर वो 0 डिग्री पे फ्रीज कर रहा है, अब वो क्या करेगा, -10 या -20 डिग्री पे फ्रीज करेगा। ठीक है, ये चीज होती है। तो वहां पे क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल डाल देते हैं ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए तो वो जो 0 डिग्री, हाँ 0 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा, मतलब कि जो टेम्परेचर वहां पे अटेन हो रहा है सराउंडिंग्स में, तो उससे क्या है, वो कम टेम्परेचर पे फ्रीज हो, इसलिए वहां पे वो क्या है, फ्रीज नहीं हो पाता है फिर। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी फ्रीजिंग एजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज तुमने और नोट की होगी कि जैसे स्नो होती है, जैसे सड़कों वगैरह पे स्नो इकट्ठी हो जाती है, आइस इकट्ठी हो जाती है, तो उसको हटाने के लिए वो क्या करते हैं, उसके ऊपर नमक डाल देते हैं। Yes, sir. ठीक है, नमक डाल देते हैं, उससे क्या होता है, उसमें भी सेम प्रिंसिपल यही लगता है। नींबू पानी बन जाए। हाँ, ठीक है, उसमें भी सेम प्रिंसिपल यही लगता है। क्या प्रिंसिपल लगता है कि जब तुम उसके ऊपर नमक डाल दोगे, अब जो आइस फ्रीज हो रखी थी वहां पे, वो फ्रीज हो रखी थी, उसको क्या लग रहा था, अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस से मेल्टिंग, उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर है, वो 0 डिग्री सेल्सियस उसको बाहर सराउंडिंग से मिल रहा है, वो फ्रीज हो जाएगी। लेकिन अब क्या हुआ, जब हमने उसके ऊपर नमक डाल दिया तो वो क्या हुआ, उसको अब लगा कि ठीक है, कि वो अब क्या है, फ्रीज नहीं हो सकती, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। अब उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होना है, उसको -10 पे फ्रीज होना है। तो उस टाइम पे क्या होगा, वो आइस क्या हो जाएगी, सारी की सारी मेल्ट कर Lose जाएगी, हो नहीं जाएगी कर sir. जाएगी, Yes, है ना, sir. वो मेल्ट कर जाएगी। तो बेसिकली वहां पे भी यही कंसेप्ट Yes, यूज sir. हुआ कि हमने इम्प्योरिटी डाली, हमने सोल्यूट डाला, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया बेसिकली। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, तो उसको ये लगा कि अच्छा उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होना था, उसको कम टेम्परेचर पे फ्रीज होना था, तो वो क्या करती है, अपने आप को मेल्ट कर लेती है। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो वहां पे भी क्या है, हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, चलो ये हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। हमारी एक प्रॉपर्टी बच गई ऑस्मोटिक प्रेशर वाली, और उसके बाद हमारा एक टॉपिक है नॉर्मल मोलर मास का बच गया। कोशिश करेंगे कल क्लास लेके कल खत्म कर दें उसको। ठीक सर है, उसके बाद ये चीज है। सॉल्यूशन खत्म। क्या? सर उसके बाद सॉल्यूशन खत्म। हाँ, उसके बाद सोल्यूशन खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बस इसके लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आज के लिए इतना खत्म करते हैं। ठीक है, चलो देखो। केमिस्ट्री क्लास सर है। टाइम सर बहुत है उसमें। सर टाइम हो गया सर, अगला क्लास है सर। बहुत है सर, अगली क्लास में रेस्ट करना था। ज्यादा हो जाएगा सर आज के लिए, फिर ज्यादा कंसेप्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया। क्वेश्चन सर दे इनफ है दो सर। सर।